तो स्टोरी स्टार्ट होती है, हम कुछ बंदे को देखते हैं जो कि एक लड़की को या मीन हमारे एमसी को ये लोग धमकी दे रहे होते हैं। और ये बंदा भाई लिटरली भाई किजारू लग रहा होता है वन पीस का। तो हमारे किजारू भैया हमारे एमसी से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे माता पिता मर गए, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी कर्जा को नहीं चुकाओगे, और एक फादर का किया हुआ खर्चा उसका बेटा ही चुकाता है, तो अब हम सारे कर्जे तुम्ही से वसूलेंगे। जिस पर ये हमारे एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या ही बकचोदी चल रही है, मेरे फादर एंड मदर तुम लोगों के लिए माइनिंग करते हुए मारे गए और रूल के हिसाब से तो तुम लोग को ही हमें मुआवजा देना चाहिए। अगले ही पल हम माइनिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि हमारे एमसी को कुछ लोग जो कि टॉर्चर कर रहे होते हैं उसे कहते हैं कि कुछ लोगों की हमें सेक्रीफाइस चाहिए और तुम्हारा आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें तो ये रिस्क लेनी ही पड़ेगी। और जिस पर एमसी पूरा लाचार होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि 1000 में से एक चांस होता है अवेकनिंग का, और आखिर तुम लोग खुद ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते। मरने से तुम्हें डर लगता है, तुम लोग को क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक बहुत खतरनाक ह्यूमन और मॉन्स्टर होता है, और अगले ही पल में मॉन्स्टर जो कि अपने हाथ को एमसी के बॉडी के आर पार कर देता है। और एमसी सोच रहा होता है क्या मैं इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कमजोर हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ कोई और डिसाइड करेगा। और इसी के साथ में हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एमसी को कुचलने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपेयर होती है, और वो कहती है कि अननोन ऑर्गेनिज्म के साथ में सिस्टम बाइंड हो रही है और डाटा एनालाइज शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ में एमसी का शैडो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एमसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये इस सिचुएशन में कैसे फंसा इसके बारे में होता है। और जिसके बाद हमें एमसी बताता है कि मेरा नाम लेई है, एक सेसोनेट इंटरडायमेंशनल माइनर, मेरा रोज का काम है हाजमत सूट पहनकर दूसरी डायमेंशन में जाके एनर्जी स्टोन को इकट्ठा करना, अपनी जान को जोखिम में डालकर। पोर्टल के बाहर एक लड़के को देखते हैं जो कि हमारे एमसी से कहता है कि इस महीने का तो बुरा नहीं गया, अगर यही पैसे रहा तो शायद एक साल में अपने माँ बाप का कर्जा चुका देगा, और अगर 3 से 5 साल और काम किया तो शायद एक छोटा सा अपार्टमेंट भी खरीद सकता है। जिस पर एमसी कहता है कि हाँ मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन एमसी अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होता है और सोच रहा होता है कि मैं एक बार सिर्फ तुम लोगों का कर्जा चुकता कर दूं, जिसके बाद में 3 से 4 साल तक कौन ही काम करेगा तुम लोगों के लिए। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जिंदगी की मजबूरी ही है जो लोग हजमत सूट पहनकर दूसरी डायमेंशन में जाते हैं, क्योंकि अवेकनिंग की चांस सिर्फ 1000 में से एक होता है, और इसलिए कोई भी अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालता। और फिर हम देखते हैं कि एमसी के ट्रक पर बैठकर माइनिंग करने के लिए दूसरे डायमेंशन में जा रहा होता है, और तभी एक पर्सन एमसी को देखकर कहता है कि जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए उन्हें ना ही कोई कंपनसेशन मिली, ऊपर से उन पर कर्जा भी डाल दिया गया, ये वही लड़का है। और इस बार दूसरा पर्सन बोलते हैं कि हाँ डब्ल्यूएनजी कॉर्पोरेशन ने उसके माँ बाप पर ही $1 मिलियन का नुकसान डालने का इल्जाम लगाया था, बेचारा लड़का इस पर काफी कर्जा हो गया है। जिस पर ये मोटा पर्सन कहता है कि उसके लिए इतना तरस खाना क्यों है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत कमजोर है, अगर मैं होता तो अपनी जान की बाजी लगा लेता लेकिन कॉर्पोरेशन से अपना पैसा निकलवा लेता। जिस पर पहले वाला बंदा उस मोटे से बोलते कि यार मुझे तो लगा था कि तुम कह रहे थे कि उनसे पैसे नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। जिस पर मोटा पर्सन बोलते क्या तुम बेवकूफ हो, वो पहले ही मर चुके हैं, उनके बदले खून का क्या फायदा, पैसे ही मिल जाए तो काफी है। इधर अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफी निराश फील कर रहा होता है क्योंकि वो काफी वीक है। खैर अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो कि अपने एनर्जी स्टोन के माइंड के पास पहुंच जाते हैं, और साथ ही हमें नरेटर बताता है कि कभी कभी इंसान खुद ही कमजोर नहीं होता बल्कि ये सोसाइटी ये दुनिया इतनी पागल होती है कि उसे तोड़ देती है। और तभी उन लोग का सुपरवाइजर कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि अब काम करने का टाइम आ गया है, लेकिन अचानक वहाँ की जमीन पूरी तरह हिलने लगती है, ये देखकर सब घबरा जाते हैं। और जिस पर इन लोगों का सुपरवाइजर कहता है कि यार थोड़ा सा अर्थक्वेक है, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। और जिस पर एक पर्सन कहता है कि अर्थक्वेक मैंने इसके बारे में दूसरे डायमेंशन में कभी भी नहीं सुना, और जिस पर दूसरा पर्सन भी कहता है कि हाँ हमने काफी सारे जोन्स में काम किया है लेकिन अर्थक्वेक के बारे में कभी भी नहीं सुना। और जिस पर एक मोटा पर्सन कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, और जिस पर वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि शायद हमें यहाँ पर काम नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले सुना था कि इंटर डायमेंशनल में ह्यूमनॉइड्स रहते हैं। जिस पर दूसरा ही बोल दे कि हाँ यहाँ पर बीस्ट और बग्स के भी क्लैन्स हैं। और जिसके बाद सारे माइनर्स जो कि यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, तभी इनका सुपरवाइजर चिल्लाते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम लोग बकवास करना बंद करो, इस एरिया को एक अवेकर ने 3 साल पहले ही क्लियर किया था, तो यहाँ पर ह्यूमन एड्स को आना तो नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल सुपरवाइजर के बॉडी के आर पर होता है एक मॉन्स्टर का हाथ, और ये देखकर सारे माइनर जो कि काफी डर जाते हैं, और एमसी इतना डर गया होता है कि इसकी बॉडी ही काम नहीं कर रही होती है। और फिर वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, एंड इसके तो वहाँ पर काफी सारे ह्यूमन एड्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। और एमसी सोच रहा होता है कि हम लोग एग्जिट डोर से काफी दूर हैं और हमें नहीं लगता कि हम यहाँ से बच कर जा पाएंगे। और एमसी जो कि वहाँ से डर के भाग रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर जो कि एक माइनर को उसके ऊपर फेंक कर मारता है, एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो माइनर हमारा एमसी जो कि एक पत्थर से जाकर टकराते हैं। और जैसे ही एमसी अपने होश में आता तो वो देखता है कि काफी सारे लोग जो कि ट्रक से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एमसी ये देखकर उनसे बोलता है कि यार हमें भी साथ में लेकर चलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस ट्रक से कुछ माइनर्स भाग रहे होते हैं कि वहीं पर एक और मॉन्स्टर आता है, उनके पीछे हमला कर देता है, और वो मॉन्स्टर जो कि उन दोनों ह्यूमंस को भी निकाल लेते हैं। एंड तभी काफी सारे मॉन्स्टर जो कि उन गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, तभी हम देखते हैं कि उन लोगों की गाड़ी जो कि ब्लास्ट होती है। और इसी बीच में एमसी नोटिस करता है कि ये ह्यूमन और मॉन्स्टर जो कि आग में जलकर मर रहे हैं। फिर एमसी को समझ में आ जाता है कि इनकी वीकनेस फायर है। इधर एमसी आग को देख ही रहा होता कि तभी एक मॉन्स्टर जो कि एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही एमसी उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर एक जलती हुई लकड़ी को उठा लेता है और फिर अपने आप को उन सबसे डिफेंस करने लगता है। और एमसी के पास फायर होने के कारण वो
मॉन्स्टर जो कि एमसी पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं। और ये जानने के बाद में एमसी जो कि अपने सारे साथियों को कहता है कि अगर तुम लोग को जिंदा रहना तो अपने पास में फायर ले लो, क्योंकि ये लोग फायर से डर रहे हैं। एंड इसी के साथ में चैप्टर 2 स्टार्ट होती है। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 10 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से इस वर्ल्ड में जो कि गेट्स ओपन होने लगे और इंसेक्टोइड्स, बीस्ट और ह्यूमनइड्स दूसरी डायमेंशन से अर्थ पर तबाही मचाने के लिए आ गए। और सिर्फ अवेकन एडवांस बीइंग जो रेडिएशन के इफेक्ट से इमोटेड हो चुके थे, और वही लोग उन मॉन्स्टर से सामना करने की ताकत रखते थे। एडवांस बीइंग के आने से इंसानों के पास में गेट्स बंद करने की पावर आई, और साथ ही एक नया दौर शुरू हुआ जहां हमने दूसरी दुनिया की एनर्जी सोर्स को एक्सप्लोर और डेवलप करना शुरू किया। जिसके बाद एमसी बताता है कि लेकिन अफसोस हम एडवांस बीइंग नहीं है, हम सिर्फ एक आम इंसान है और इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि काफी सारे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स जो कि एमसी की टीम को घेर रखी होती है, और इन सारे लोगों ने जो कि अपने पास में एक जलती हुई लकड़ी हाथ में ले रखे होते हैं। तभी हम बुड्ढे को देखते हैं जो कि कहता है अगर सिचुएशन इसी तरह से रही तो ये लकड़ी भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। जिस पर एमसी कहता है कि हम बचने के लिए इन वॉइस का उपयोग कर सकते हैं। और जिसके बाद में ये सभी एक फॉर्मेशन बनाकर पीछे हटने लगते हैं, जहाँ पर के स्टोरेज रूम होता है, जहाँ पर की काफी सारे वॉइस के ड्रम्स रखे होते हैं। एंड इसी के साथ में ये लोग वॉइस के ड्रम्स को निकालते हैं और उन ह्यूमन वॉर्स मॉन्स्टर के तरफ सारे वॉइस को जो कि फेंक देते हैं। और जिसके बाद में पूरी टीम जो कि फायर को उस वॉइल में फेंक देती है, जिसके कारण वहाँ पर आग लगती है और मॉन्स्टर जो कि वहीं पर जल के मरने लगते हैं। और ये देखकर ये बूढ़ा पर्सन जो कि हमारे एमसी को थैंक यू कहता है, और जिसके बाद में एक एक करके सारे लोग जो कि एमसी को थैंक यू कहने लगते हैं। और जिसके बाद में एमसी की नजर एक स्टैचू पे पड़ती है और वो उसके बारे में पूछता है, जिस पर ये पर्सन बोलता है कि हमें ये बहुत पहले ही मिला था और लगता है कि ये चीज सुपरवाइजर वांग के ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए यहाँ पर छुपाई गई थी। जिस पर एमसी बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वर्षों से चला आ रहा है। और इसके बाद में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बाहर कम्युनिकेट करते हैं कि सेक्टर 7 में यहाँ पर ह्यूमन और जो कि अटैक कर दिए हैं। रोकी टोकी से आवाज आती है कि मदद के लिए लोग जो कि 1 घंटे बाद ही भेजे जा सकते हैं। और ये सुनकर सारे लोग जो कि घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे सूट की पावर जो कि अभी 1 घंटे से कम ही बची है। और जिसके बाद में एमसी अपने सूट की पावर को देखता है जो कि 61 होता है। और तभी उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं कि सभी लोग रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। और इसके बाद हम इसी मोटे पर्सन को देखकर जो कि कहा था कि जब तक रेस्क्यू यूनिट आएगी तब तक हमारे सूट की पावर जो कि खत्म हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को फेस करने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। और ये लोग जो कि एमसी और उसके साथ में एक बूढ़े पर्सन को देखकर कहते हैं कि जैसे कि एक बूढ़ा पर्सन और एक अनाथ। और फिर एमसी और उस बूढ़े पर्सन पर पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि ना इस बुढ़े का कोई आगे है ना कोई पीछे है, और इस लड़के के ऊपर काफी कर्जा है, तो कैसा रहेगा कि तुम दोनों अपने सूट की बैटरी मुझे दे दो। लेकिन एमसी जो कि इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है, और ये देख कर कि ये लड़का अभी भी गुस्सा कर रहा है, वो लोग जो कि एमसी पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि रजिस्ट करना बंद करो। और जिसके बाद में वो लोग जो कि एमसी के मास्क को उतारने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, अगर तुम रेडिएशन के खिलाफ आए तो शायद तुम अवेकन भी हो जा सकते हो, नहीं तो तुम मर सकते हो। और दूसरा बोलते हैं कि हाँ जल्दी करो, तुम अपने सूट की पावर हमें दे दो, अगर तुम्हें सुपर पावर मिल गई तो तुम हमें बचा भी सकते हो। और जिस पर एमसी कहता है कि अगर मैं अवेकन हो गया मैं सबसे पहले तुम ही लोग को मारूंगा। और जिस पर ये मोटा पर्सन बोलता है कि अवेकन होने के लिए हजारों में से सिर्फ एक ही लकी इंसान होता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने लकी हो। और जिसके बाद में वो लोग एमसी के सूट की बैटरी को निकाल लेते हैं, और जिसके बाद में वो लोग रेडी हो जाते हैं कुछ और लोगों को बैटरी छीनने के लिए। वो लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पर और कौन है जो कि अवेकन होना चाहता है। कि तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इन दोनों को धक्का देकर वो ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है, और ये लोग जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, वो ट्रक के अंदर बैठ चुका होता है। और फिर ये बंदा वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो अपने ट्रक को आगे बढ़ाया था तो उस पर रखी स्टैचू जो कि नीचे गिर जाती है, और वो बिल्कुल एमसी के सामने गिरी होती है। और इधर हम एमसी को देखते हैं जिसकी सांसें फूल रही होती है क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन जा रही होती है। और एमसी जैसे सामने देखता है तो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम भी मेरे वीकनेस का मजाक उड़ा रही हो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो कि एमसी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और उस स्टैचू को हंसता हुआ देखकर एमसी कहता है कि यहाँ तक कि एक स्टैचू भी मुझ पर हंस रहा है। एमसी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि उस मूर्ति को तोड़ते हुए उसके पास आता है। एमसी देखता है कि उसके हाथों में काफी सारे ब्लड लगी हुई है। एमसी को समझ में आ जाता है कि उसने हमारे साथियों को ही मार दिया है। एंड तभी वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि एमसी को सर से पकड़ लेता है और वो अपने दूसरे हाथ को एमसी के बॉडी के आर पार कर देता है। और तभी हमें एमसी के सब कॉन्शियसनेस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सोच रहा होता है कि क्या मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ। और जिसके बाद में एमसी को अपने फ्लैश पे याद आने लगे कि किस तरह से उसके माँ बाप के जाने के बाद में उसे किस तरह ने उसकी सोसाइटी ने उसे अपनाने से मना कर दिया। और हम कुछ लोग को देखते हैं जो कि एमसी को धमका रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि आखिर तू पागल तो नहीं हो गया है और तुम अपने माँ बाप की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम कॉर्पोरेशन पर केस करना चाहते हो। और जिसके बाद में कॉर्पोरेशन वाले लोग जो कि एमसी के सारे कंप्लेन लेटर्स जो कि उसको फेंकते हुए कहते हैं कि ये तेरी सारी कंप्लेन लेटर जो कि मेरे हाथ लग गई है, हम तुझे कंपनसेशन दे रहे हैं लेकिन तुझे नहीं चाहिए, तुम्हें तो चाहिए सच। तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तेरे माँ बाप कैसे मरे। और जिसके बाद में वो लोग एमसी से कहते हैं कि सच ये है कि तेरे निकम्मे माँ बाप ने रूल्स को
तोड़े थे और एक्सीडेंट का कारण बने। और अब ना सिर्फ ये कि हम तुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, बल्कि हम तुझ पे केस भी करेंगे और मिलियंस डॉलर्स का, जो तुम्हारे माँ बाप ने हमारी कंपनी को लॉस दिलाया है। और जिसके बाद में हम कितारू जैसे देखने वाले बंदे को देखते हैं, जो कि एमसी को एक लात मारता और उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, अगर तू बस कॉम्पनसेशन एग्रीमेंट साइन कर लेता और 10,000 का पैसा ले लेता, तो ये सब कभी भी नहीं होता। लेकिन नहीं, तुझे तो सच जाननी थी। और अब मैं तेरे कर्ज वसूली का जिम्मेदार हूँ। हर महीने 30,000 का इंटरेस्ट और पूरा पैसा 3 साल में चुकाना होगा। और हर महीने को 15 तारीख को तेरे पास में कोई आएगा, और अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे पहले मत करना। फिर तुझे देख के मुझे थोड़ी दया आ रही है, तो मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ। तुम्हें इंटरडायमेंशनल माइनर बनना होगा। बस वही एक जॉब है जहाँ पर तुझे अपना कर्ज चुकाने का थोड़ा चांस मिल सकता है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि एमसी को अपने हाथ में लटका कर रखा होता है। और एमसी सोच रहा होता है कि मरना तो वैसे भी है, चाहे मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इतना आसानी से नहीं मरने वाला। और क्या हुआ कि मैं कमजोर हूँ। किसने कहा कि कमजोर लोग चुपचाप मौत को गले लगा लेते हैं। एंड इसी के साथ में एमसी अपनी बची कुछ पावर को लगाते हुए उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के कंधे को दांत से खा जाता है। और जैसे ही एमसी इसे करता है तो वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि एमसी को दूर फेंक देता है। और एमसी जो कि मरते हुए सोच रहा होता है कि इस मॉन्स्टर का टेस्ट तो बिल्कुल बेकार है। और जैसे ही एमसी जो कि अपने इनर वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ पर एक शैडो होती है जो कि एमसी से खाती है। सच में मुझे तो लगा था कि तुम कोई हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने वाले हो, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम मरने से पहले बेकार की कोशिश कर रहे थे। और जिस पर एमसी कहता है इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, कम से कम मैंने उसे बाइट तो किया, और तुम तो बस एक स्टैचू की तरफ पड़े थे, तुम्हें तो उसने ऐसे ही कुचल दिया। और जिस पर ये शैडो कहता है कि अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुझे बचा सकता हूँ, बस तुम्हें इतना करना कि चुपचाप अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर करना होगा। और जिस पर एमसी कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी किसी से कंट्रोल नहीं होऊंगा, और खास कर तेरे जैसे अगली दरिंदे से। और जिस पर ये शैडो हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, चुगने से बेहतर मरना पसंद करते हो, क्या बात है। और इधर बाहर के साइड में हम देखते कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि एमसी को कुचलने ही वाला होता है। और साथ ही में हम ये भी देख पा रहे होते हैं कि एमसी के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। और साथ ही में वो शैडो एंटिटी बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मना करने से मान जाऊंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कुछ शैडो एनर्जी जो कि उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को घेर लेती है, अचानक से उसे जमीन पर गिरा देती है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक शैडो से बनी हुई काफी बड़ा पैर जो कि आसमान को चीरते हुए आ रही होती है। और साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि एमसी की पूरी बॉडी जो कि शैडो से कवर हो चुकी होती है। सही मायने में कहा जाए तो वो शैडो एंटिटी जो कि एमसी की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। और फिर वो शैडो एंटिटी जो कि कहती है कि वो तो मेरा स्टेज को कुचलने वाले तुम ही थे। और इसी के साथ में अपने शैडो से बने हुए बड़े पैर से उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को कुचल देता है। और इसी के साथ में हम एमसी को देखते हैं जो कि एक नया लुक में आ गया होता है। उसके ऊपर में एक शैडो की आर्मर चढ़ गई होती है। और कैसे अगर सच कहे तो हमारा एमसी भी बिल्कुल सोलो लेवलिंग का चिन्ह लग रहा होता है। लेकिन तभी एमसी के ऊपर में एक और ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि अटैक करता है। और ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि एमसी के पास पहुंचता है उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसे एक शैडो एनर्जी जो कि उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को वहीं पर पिघला देता है और उसकी पूरी बॉडी जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जिसके बाद में एमसी कहता है कि सच में इसकी स्मेल काफी बेकार है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि एमसी ने अपनी शैडो की पावर से अपने टीममेट्स को पकड़कर हवा में फ्लोट करा रहा होता है। एंड उनमें से कुछ बोल रहे होते हैं कि ली आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। तो कैसे हमारा एमसी का नाम ली है, अगर तुम हमारे साथ में कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें रिपोर्ट कर देंगे। एंड इसी के साथ में उस शैडो एंटिटी जो कि हमारे एमसी को कहती है कि सच कहूँ तो मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी दे दूं तो आखिर तुम क्या करने वाले हो। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि ये वही लोग होते हैं जो कि कुछ देर पहले एमसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। और जिसके बाद में ये दोनों लोग जो कि एमसी से माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोग सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे भी अगर हम तुम्हारे साथ में वैसा नहीं करते तो तुम कभी भी अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते। और जिसके बाद में ये बंदा जो कि डरते हुए कहता है कि हाँ हम थोड़े से कठोर थे, लेकिन तुम हमारे वजह से ही अवेकन हुए, इसीलिए प्लीज हमें जाने दो। और जिस पर ली कहता है कि इसका मतलब कि मुझे तुम लोग को थैंक यू कहना चाहिए। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हम लोग के बीच में जो भी कुछ हुआ उन सभी चीजों को तुम भूल जाओ। और जिस पर हमसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। और जिसके बाद में ली जो कि अपनी पावर को यूज करके दो लोगों की जो कि हेलमेट को खोल देता है, और जिसके कारण दोनों के मुंह से ब्लड निकलने लगती है। और फिर एमसी जो कि इन दोनों के बैटरी को निकाल लेता है, और ये दोनों जो कि रेडिएशन की चपेट में आने के कारण ये दोनों यहीं पे मारे जाते हैं। और जिसके बाद में एमसी जो कि अपने टीम मेंबर्स के पास में आने लगता है, ये लोग भी डरने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन एमसी जो कि उनकी सूट से निकाली बैटरी इन दोनों को दे देता है, वो कहते कि अभी तुम्हारी है। और जिसके बाद ये शैडो एंटिटी जो कि एमसी से कहती है कि ये बेकार की तरह दिखाना बंद करो, इससे तुम एक दिन मारे जाओगे। और जिस पर एमसी कहता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे तुम्हारे आदेश की कोई भी जरूरत नहीं है। और जिस पर शैडो एंटिटी जो कि एमसी से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इतने कॉन्फिडेंस अभी दिखा रहे हो, तुम उतना तब भी रहने जब तुम मौत के कगार पे रहोगे। और इसी के साथ में एमसी देखते हैं उसके सामने से काफी सारे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस पर एमसी कहता है कि केव के बाहर इतने सारे होंगे, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जिस पर ये शैडो एंटिटी एमसी से कहती है कि या तो अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो, या तो इन कचरों से तुम ही निपटो। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स जो कि एमसी पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वो शैडो एंटिटी जो कि एमसी से कहती है कि अब यार तुम्हारे तो पहले से पैर कांपने लगे हैं, तुम जरा फिर से सोच लो कि मेरे पावर्स के बिना में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि एमसी के करीब आता है तो एमसी एक लंबी छलांग लगाता है, और ली जो कि उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए एक बैक फ्लिप मार देता है। और ली फील करता है कि उसकी बॉडी काफी हल्की हो चुकी है। और ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि फिर से ली पर अटैक करता है, लेकिन ली उस अटैक को भी डिफेंस कर लेता है। और तभी पीछे से ली पर एक और मॉन्स्टर जो कि अटैक करता है, जिसे कि ली देख लेता है और अचानक से अपने रिफ्लेक्शन को यूज करके उस मॉन्स्टर का भी अटैक को डॉज कर लेता है। और साथ ही में ली सोच रहा होता है कि
मेरे स्पीड और मेरे रिफ्लेक्सेस काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। और जिस पर शेडो एंटिटी जो कि एमसी से कहती है कि अब ऐसा इसलिए क्योंकि तुम शेडो सिस्टम से बाउंड हो चुके हो। और इधर हम देखते हैं कि एक ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि एमसी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एमसी अपने हाथ में शेडो एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक पावरफुल पंच जो कि उस मॉन्स्टर पर दे मारता है, और जिससे वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर उड़ता है। और जिसके बाद वो ये महसूस करता है कि उसकी पावर काफी बढ़ चुकी है। लेकिन एमसी ये देखकर काफी हैरान हुआ होता है कि अभी जिस मॉन्स्टर को उसने मारा था उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और जिसके बाद में एमसी जो कि सोचने लगता है कि मुझे एक वेपन चाहिए, और साथ ही उसके हाथ में कुछ बनने लगती है। और अगले ही मोमेंट में एमसी के हाथ में होती है शेडो एनर्जी से बनी हुई डेगर, और तभी उस पर एक और ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि एमसी पर अटैक करता है। और जिसके बाद में एमसी जो कि उस डेगर को यूज करता है और उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। और इस बात से एमसी काफी खुश हो जाता है कि मैं इन सभी को मार भी सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं अब पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका हूँ। एमसी इतना सोच ही रहा होता कि तभी उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर जो कि उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी पीछे मुड़ते हुए उसके सिर को ही काट देता है। और थोड़ी ही देर बाद में वहाँ पर काफी सारे ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि आ जाते हैं, और जिसके बाद में एमसी भी रेडी हो जाता है इन सभी को मारने के लिए। और फिर वो इस मैदान में कूद जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे ह्यूमन मॉन्स्टर के हाथ कटे हुए पड़े होते हैं, और बगल में हम ली को देखते हैं जो कि हाँफ रहा होता है। उन सारे ह्यूमन और मॉन्स्टर को मारने के बाद में ली जो कि जमीन पर लेटकर हाँफ रहा होता है, तभी सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसे बताते हैं कि एवोल्यूशन जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है, और ली जो कि एक ह्यूमन है और उसका रैंक ही है। तो शैडो गॉड के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहाँ पर किली जो कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है, और वहीं पर एक डॉक्टर और एक नर्स होती है। नर्स कहती है कि कोई चोट नहीं लगी, ना ही कोई बीमारी है, सारे वाइटस जो कि ठीक है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि आखिर अभी तक इसे होश क्यों नहीं आई। और जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये एक स्कैंडर के लिए नॉर्मल है, उसके स्टेमिना जो कि पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है और उसके बॉडी को नए लेवल के साथ में एडजस्ट करने के लिए वक्त चाहिए। और जिस पर नर्स खुश होते हुए कहती है कि क्या ये स्कैंडर है, आखिर इसका लेवल क्या है। और जिस पर डॉक्टर कहता है कि अगर तुम इतना ही एक्साइटेड हो तो उसके उठने तक इंतजार करो। और जिसके बाद में डॉक्टर वहां से जाता है और इसे कहता है कि हमें अगले रूम में जानी है। लेकिन हम नर्स को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को देखकर शर्मा रही होती है और बोलती है कि ये काफी हैंडसम लग रहा है। और जैसे ही नर्स वहां से जाती है तो वहां पर शैडो गॉड जो कि अपेयर होता है, और शैडो गॉड जो कि एमसी की हालत को देखकर वो अपने आप पर कोसता है और कहता है कि आखिर क्यों जरूरी था कि वो एक इंसान ही था, और वो भी इतने घटिया जात का। इसका रैंक ई है और मेरा स्टेटस और पावर के साथ में जैसे ही वो अवेकन होता तो उसके कम से कम एस रैंक तो होना ही चाहिए था, और बेकार कंडीशन में भी कम से कम ए रैंक तो आना चाहिए था, और ना ही सही तो वो बी रैंक भी ला लेता। लेकिन ये तो ई रैंक का है। लेकिन फिर भी ई रैंक का होने के बावजूद शैडो सिस्टम की पावर को ट्रिगर कर देना और पहले ही कोशिश में एक शैडो समन कर लेना, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और एक ई रैंक तो मेरी पावर का 10,000वां हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी एमसी की आंखें खोलती है और वो शैडो कोड को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर फिर गए, और आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ में चिपके क्यों रहते हो। और जिस पर शैडो कोड कहता है कि अबे नीच इंसान, जरा ध्यान से सुनो, मैं हूँ एशियन सुप्रीम एंट्रोपी का एक महान मेंबर, अदरवर्ल्ड रियल्म का शासक, और मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू अपने शरीर को मुझे सौंप दे। और जैसे ही मैं अपने गद्दार खानदान वालों से अपना सिंहासन वापस ले लूंगा और इसके बाद में मैं तुम्हें काफी सारा इनाम भी दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टम आती है और शैडो गॉड से कहती है कि हाँ हाँ ठीक है एशियन सुप्रीम एंट्रोपी, और मैं आपका नाम पहली बार सुन रहा हूँ, और तू तो यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहा है, और तू तो एक कॉकरोच जैसा दिखने वाला क्रिएचर है, और मैं कभी भी अपनी बॉडी किसी इतने अंधेरे और भयानक दिखने वाले अगली चीज को कभी नहीं दे सकता, भाई चांस ही नहीं बनता है। और जिस पर शैडो गॉड काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कॉकरोच, अंधेरे और भयानक, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और हाँ बकवास बहुत ज्यादा हो गया है, चुपचाप अपने शरीर मुझे दे दे, ये तुम्हारा पुनर्जन्म इसीलिए हुआ है। और फिर एमसी सोच रहा होता कि आखिर इतने सारे लोग हैं, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों चिपका हुआ है, और आखिर इसे मेरी बॉडी क्यों चाहिए, कहीं ये कोई एविल स्पिरिट का पोजीशन तो नहीं है। लेकिन रुको, कहीं ये मेरा सुंदरता का दीवाना तो नहीं हो गया है, मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। बेहतर होगा कि मैं इसे ज्यादा प्रपोक ना करूं, लेकिन अगर इसने फोर्स करने की कोशिश की तो क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा। और मुझे इस क्रिएचर का जेंडर भी नहीं पता है, या पता है मेरे साथ में कुछ और भी करे। और इसी के साथ में हम शैडो गॉड को देखते हैं जो कि एमसी की सारी बातें को वो भी सुन रहा होता है, और एमसी की इन सारी बातें सुनने के बाद में शैडो गॉड जो कि इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि भाई बस कर, बकचोदी मत कर लोड़े, और आखिर तुम क्या फालतू फालतू चीजें सोच रहा है। और फिर काफी गुस्से में शैडो गॉड जो कि एमसी कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर सिचुएशन इतनी अर्जेंट ना होती तो मैं तुम जैसे कचरे को नहीं चुनता। और इसी के साथ में शैडो गॉड जो कि वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है और वो एक डंजन का होता है, और एमसी को उसके अंदर फेंकते हुए कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर डी रैंक तक नहीं पहुंचा तो मैं तुझे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि काफी शौक में होता है कि आखिर हॉस्पिटल गई कहाँ। और जिस पर शैडो गॉड जो कि एमसी को बताता है कि यह इंसेक्ट नेस्ट और मेरी रेसेस का ई रैंक का ट्रायल और हर स्काई बॉर्न क्लैन का मेंबर एक ही बार कर सकता है, वो भी जब वो जवानी तक पहुंच जाए। और जिस पर एमसी कहता है क्योंकि तुम मेरी बॉडी को पोजेस कर रहे हो इसलिए मेरा ट्रायल काउंट जो कि रिफ्रेश हो गया है। और तभी एमसी के सामने होता है एक बीटल जो कि साइज में काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर एमसी कहता है कि सील्डेड आर्मर बीटल, मुझे इस स्पीशीज के बारे में
में नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरी माइंड में इसके बारे में पूरी जानकारी है, जिस पर शैडो कोड कहता है कि जो शैडो सिस्टम मैंने तुझे दिया है वो मेरी नॉलेज के बेस पर डाटा रीड करता है। टेंशन मत लो, तुम्हें इसकी आदत धीरे धीरे लग जाएगी। और जिसके बाद में एमसी जो कि अपने हाथ में डैगर को अपेयर करता है और काफी सारे सेलेस जो कि उस सील्डेड आर्मर बीटल की तरफ लॉन्च करता है, जिससे उस बीटल को कुछ भी नहीं होता बल्कि उल्टा वो गुस्सा हो जाता है। इधर एमसी उस पर अटैक कर देता है, वो सोचते हुए कि इसके पीछे ब्लाइंड स्पॉट है, एंड एक छलांग लगाते हुए उसकी पीठ पर अटैक करता है। लेकिन एमसी देखता है कि वहां से वो बाउंस बैक हो जाता है और उस बीटल को कुछ भी नहीं होता। एंड इसी के साथ में वो बीटल जो कि एमसी पर अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जगह गिरता है और एमसी खुद को डैगर की मदद से संभालता है। और एमसी समझ जाता है कि इसका सेल्स काफी हार्ड है, और जिस पर शैडो कोड कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही पावर है तो हारते हो तो मेरे पास मत आना। जिस पर एमसी कहते हैं कि मेरे फाइट के बीच में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जिसके बाद में एमसी काफी तेजी के साथ में इस बीटल मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन एमसी को उसका एक भी वीक पॉइंट नहीं मिलता। एंड काफी देर अटैक करने के बाद में हम देखते हैं बीटल मॉन्स्टर को जो कि एमसी के ऊपर एक अटैक करता है, जिसके कारण काफी दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ थोड़ा क्रैक हो जाते हैं। एंड जिस पर शैडो कोड कहते हैं कि सच में तुम लोग ई रैंक वाले काफी कमजोर होते हो। लेकिन तभी एमसी जो कि इस मॉन्स्टर के एक हैंड पर देखता है जहाँ पर से उसका ब्लड निकल रहा होता है, और एमसी को इस मॉन्स्टर का वीकनेस पॉइंट जो कि मिल जाता है। लेकिन इधर हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और इधर एमसी इतना गुस्से में होता है कि वो अपने शैडो आई को अनलॉक कर लेता है, जो देखकर शैडो कोड भी काफी शॉक होता है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर लिया। एमसी इस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और साथ ही एमसी जो कि उस मॉन्स्टर के एक पैर को काट देता है, जिस पर शैडो कोड एमसी से कहते हैं आखिर तुमने उसका एक पैर काट दिया, इससे तुम्हें क्या ही मिलेगा। इस पर एमसी कहते कि अगर उसका एक फ्रंट लेग जो कि डिफेंस के लिए नहीं होगा तो उसके वीक स्पॉट पर अटैक करना काफी आसान हो जाएगा। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि मुझे एक इफेक्टिव वेपन चाहिए, और इसी के साथ में एमसी जो कि अपने शैडो की मदद से एक स्फेयर को बना लेता है और एमसी उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर जो कि अपने साइज को बड़ा कर लेता है, और जिस वजह से एमसी को उसका वीक स्पॉट जो कि पता चल जाता है, और वो कहता है कि ये बग इसलिए इतना शांत पड़ा है क्योंकि इसका पेट ही इसका वीक स्पॉट है। और इसी के साथ में एमसी जो कि अपने शैडो स्फेयर को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को मार देता है, और इस मॉन्स्टर को मारने में एमसी का काफी हालत खराब हो गया होता है, वो हाफ रहा होता है, जो देखकर शैडो कोड कहता है कि तुम्हें एक ई रैंक का शील्ड बग को मारने में तुम्हारा सांस फूट रही है। और तभी उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से वहां पर एक स्टोन गिरती है जो कि एमसी की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। एमसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। तभी शैडो कोड बताता है कि बेवकूफ आदमी वो एक एनर्जी स्टोन है जो तेरी एबिलिटी लेवल को बढ़ाने का चांस देता है। और तभी एमसी को महसूस होता है कि वहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं, और जिस पर शैडो कोड कहता है कि आखिर तुम उसे देखने के लिए अपने शैडो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जिस पर एमसी कहता है कि क्या ये कोई स्किल है। जिस पर शैडो कोड समझाता है कि तुझे बस अपनी आंखों में शैडो एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करनी है ताकि शैडो आई स्किल जो कि एक्टिवेट हो सके। और जैसे एमसी जो कि अपनी आंख पर कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसकी शैडो आई की स्किल जो कि एक्टिवेट हो जाती है। तभी काफी सारे अटैक्स जो कि एमसी की तरफ काफी तेजी से आ रही होती है, लेकिन एमसी जो कि उन सभी को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक्स में काफी सारे पॉइजनस भी होती है। एमसी काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। तभी उसके पीछे से भी अटैक होती है, जिसे कि एमसी बैक फ्लिप मारते हुए उसे भी डॉज कर लेता है। काफी सारे अटैक्स फिर से होने लगती है, जिसे डॉज करते हुए एमसी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तेरा शैडो आई स्किल काम नहीं कर रही है, मुझे क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस पर शैडो कोड कहता है कि यहाँ पर बात ये नहीं है बल्कि यहाँ पर तुम कमजोर हो और इसीलिए तुम्हें चीजें काफी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। और शैडो कोड जैसे ही एमसी को कमजोर कहता है तो इधर एमसी काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तो अब मैं पावरफुल बनने के लिए हद से ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करूंगा। और एमसी फिर से अपने शैडो आई को एक्टिवेट करता है, जो देखकर शैडो कोड सोच रहा होता है कि छोटा सा ही रैंक इतनी स्किलफुली शैडो एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। ये देख के तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड इसी साथ हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी शैडो आई को यूज करते हुए वो कहता है कि वार्पिंग स्वॉर्ड बग, जिन्हें कि हाफ हार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, ये अपने स्टिंगर को लॉन्च करते हैं जो रेंज टॉक्सिक स्टिंग में आती है। और एमसी को इस ज्ञान को देखते हुए शैडो कोड कहता है कि सच में ऐसा लगता है कि तुमने नॉलेज का बेस को हासिल कर लिया है। एंड तभी एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, इंसानों की एक पुरानी कहावत है कि अगर कहीं पर एक कॉकरोच दिखे तो समझ जाओ कि पीछे और भी है। एंड इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि एमसी के सामने काफी सारे वार्पिंग स्वॉर्ड बॉक्स होते हैं और एमसी समझ जाता है कि ये सिर्फ थोड़े से नहीं है बल्कि काफी ज्यादा है। और अचानक से सारे स्वॉर्ड बॉक्स जो कि एमसी पर अटैक कर देते हैं। इधर स्वॉर्ड कोड कहता है कि अब ये देखने में काफी मजा आने वाला कि आखिर तुम यहाँ से कैसे बच पाओगे। लेकिन इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने आप को चार्ज करते हुए कहता है कि तुम सभी भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं कि एमसी के अंदर से काफी मैसिव एनर्जी निकलने लगती है, इसके इम्पैक्ट में आते ही सारे मॉन्स्टर जो कि मर रहे होते हैं। और जिस पर शैडो कोड कहता है कि क्या बात है, तुमने तो शैडो आई का सेकंड फॉर्म को ऑलरेडी अवेकन कर चुका है और इसी के साथ तुमने अपने ई रैंक को सरपास कर लिया है। और तभी सिस्टम जो कि एमसी की उसके शैडो आई के बारे में बताती है कि जब शैडो तेरी आंखों में एक्टिवेट हो जाए तो तेरे दुश्मन की हर एक हार्ट रेट जो कि मौत की घंटी बन जाती है।
और जिसके बाद में एमसी इन बग्स पर अटैक करने लगता है। तो इससे उसे पता चलता है कि इनकी जो स्पीड है वो काफी स्लो हो चुकी है। एंड तभी एमसी नोटिस करता है कि इन बग्स के ऊपर में काफी सारे पर्पल लाइट जो कि दिखाई दे रही, जो कि उनकी वीक पॉइंट स्पॉट कर रही होती है। और जिस पर शैडो कोड कहता है कि ये फायदा है तुम्हारे शैडो आई का टियर 2 तक पहुंचने का, और जैसे ही तुम्हें उसका वीक पॉइंट दिख गया है, तुम्हारे अटैक्स उसकी डिफेंस को तोड़ सकती है। इधर एमसी काफी जोश में होते हैं, इन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और इसी के साथ में एमसी जो कि इन सारे मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पर मारता है, और एमसी अपनी जगह से बिना हिले हुए ये करता है। और ये अटैक जो कि एमसी अपने शैडो थ्रोन की वजह से की होती है, और शैडो थ्रोन जो कि शैडो को जमीन के अंदर घुसा देता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए पूरे एरिया को डैमेज कर देता है। और जिसके बाद में उन सारे मॉन्स्टर के एनर्जी स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। और एमसी कहता है कि हर प्रोजेक्टर सिर्फ 0.7% का ब्रेक थ्रू वैल्यू देता है। एंड तभी एमसी के सामने और सारे बग्स भी आने लगते हैं। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि मैंने इनकी वीकनेस को समझ लिया है, तो चलो इन सभी को अब जल्दी खत्म करते हैं। और इसी के साथ में एमसी अपने स्पीड को यूज करते हुए इनसे मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि सिर्फ शैडो आई के लेवल 2 से मेरी अटैक पोजीशन जो कि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तभी एक नया बग जो कि एमसी पर अटैक करता है, लेकिन एमसी उसे काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और जिस पर शैडो कोड कहता है कि रिफ्लेक्सेस तो फास्ट है, लेकिन अफसोस तुम्हारा दिमाग उस स्पीड का साथ नहीं दे पाया। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा से देख लिया मैंने, ये एक वार्प शॉट बग है। कि तभी एमसी अपने टैकर को एक न्यू फॉर्म देता है जो कि एक वाइप होता है। गाइस वाइप मतलब एक चाबुक भी बोल सकते हो। एंड इसी के साथ में शैडो कोड ये देखते हुए कहता है क्या बात है, उसने शैडो डैगर को एक वाइप में बदल दिया। और इसी के साथ में एमसी चौकी अपने शैडो वाइप को यूज करते हुए उस उड़ते हुए बग को पकड़ लेता है। उस मॉन्स्टर को पकड़ते हुए एमसी कहता है कि किधर जा रहे हैं मित्र, थोड़ा इधर ध्यान देते हैं। और इसी के साथ में एमसी जो कि उसे खींचते हुए उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। एंड काफी सारे मॉन्स्टर फिर से एमसी पर पॉइजन अटैक करने लगते हैं, जो देखकर एमसी कहता है कि तो तुम लोग को शूट करना काफी पसंद है। फिर एमसी अपने डैगर के ऊपर शैडो की रस्सी बांध लेता है और अपने शैडो वाइप और अपने डैगर की मदद से उन सभी को दूर से ही कट कर देता है। और इसी के साथ में एमसी का डी रैंक का ब्रेक थ्रू जो कि 12% तक बढ़ जाती है। एंड इसी के साथ में एमसी जो कि अपने शैडो वाइप और अपने डैगर की कंबाइंड अटैक से सारे मॉन्स्टर को जल्दी जल्दी मारने लगता है, जो देखकर शैडो वर्ड कहता है कि आखिर तुम उस पावर के लायक हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये पोज है ना जो काफी खराब लग रहा है। और शैडो आई द्वारा दी गया ये गिफ्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ और शैडो कंट्रोल को काफी ज्यादा बूस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है गिफ्ट ऑफ द शैडो आई। और इसी के साथ में एमसी का डी रैंक का ब्रेक थ्रू जो कि अब 34% हो गया होता है। तभी एमसी को चक्कर आने लगती है, लेकिन तभी शैडो वर्ड कहता है कि लेकिन गिफ्ट ऑफ द शैडो आई एक मैसिव अमाउंट में तुम्हारी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करती है, और यही शैडो ऑफ आई का प्राइस है। ए रैंक तो आखिर ए रैंक ही होता है, तुम्हारे लिमिट से करीबन आ चुकी है। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इसके सामने सारा चीजों की धुंधला धुंधला लग रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके पीछे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से ब्लड निकलने लगती है। इधर एमसी सोच रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ, और तभी सिस्टम जो कि एमसी को बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। और इधर एमसी को याद आ रहा होता है कि कैसे एनजी ग्रुप ने उसके माता पिता के मौत की सच्चाई को छुपाई, और उन लोगों ने बेशर्मी की तरह मुझे माइनिंग करने पर मजबूर किया, वो बेकार के कर्जे चुकाने के लिए। इधर एमसी का गुस्सा जो कि फैल रहा होता है, और उसका डी रैंक का ब्रेक थ्रू जो कि परसेंटेज में परसेंटेज जो कि बढ़ रही होती है, 58%, 78% इस तरह से बढ़ रहा होता है। इधर जो कि इस मिशन को कंप्लीट होने में टाइम भी बहुत कम बची होती है। और इसी के साथ में एमसी का डी रैंक का ब्रेक थ्रू जो कि 94% पर हो जाता है, और टाइम में 1 मिनट बची होती है। इधर एमसी सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी से रिवेंज लेनी है, और एमसी साथ ही सारे बग्स की रिएचर को मारे जा रहा होता है, क्योंकि एमसी को एनजी ग्रुप वालों से बदला लेना था। और इसी के साथ में हम एमसी को देखते हैं जो कि काफी सारे बग्स के डेड बॉडीज पर जाकर बैठा होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं उन्हें अपने माता पिता के कब्र में जाकर उन्हें घुटने पर झुकने पर मजबूर कर दूंगा। और साथ ही इधर एमजी का डी रैंक का ब्रेक थ्रू जो कि 95% तक पहुंच गई होती है, और इस मिशन का कूल डाउन जो कि अभी 2 सेकंड बची होती है। एंड इधर हम शैडो कोड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इंसानों की नफरत शैडो सिस्टम के साथ में इतनी परफेक्टली अलाइन करती है, जिससे ये तो शैडो एनर्जी को और भी ज्यादा नैरो स्वीप करती है। और जिस पर शैडो कोड जो कि एमसी से कहा है कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, तो जल्दी करो। और इसके साथ ही एमसी का जो डी रैंक का ब्रेक थ्रू होता है वो 97% तक पहुंच गया होता है, और एमसी का मिशन का कूल डाउन भी काफी ज्यादा कम हो गया होता है। और इधर एमसी जो कि अपने सारे शैडो एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है, ये देखकर शैडो कोड कहता है कि तुम सारे शैडो एनर्जी को एक ही बार में यूज करना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बॉडी एक्सप्लोड भी हो जाएगा। जिस पर एमसी कहता है कि अभी मुझे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ा और समय बचा है, और जब तक मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में ब्रेक थ्रू होने वाला हूँ। और तभी एमसी अपने सारे एनर्जी के साथ में इन सारे बग्स के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं कि एमसी जो कि इन सारे बग्स को चीरते हुए नीचे लैंड करता है, सारे मॉन्स्टर जो कि वहाँ पर मर जाते हैं। और इसी के साथ में एमसी जो कि अपने डी रैंक पर प्रमोट हो जाता है, और जिस पर शैडो कोड कहता है कि काफी अच्छा है। और तभी एमसी अपने सामने काफी बड़ा सा वेपन को देखता है, और जिस पर शैडो कोड कहता है कि ये इंसेक्ट नेस्ट पहले मेरे लोगों के लिए बिगनर ट्रायल फील्ड हुआ करता था, और अगर ये डैगर तुम्हारे ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन इसका लेवल ए तक होना चाहिए। जिस पर एमसी उस डैगर को उठाते हुए कहता है कि यार तुम इसे डैगर कर रहे हो, लेकिन ये तो कोई ग्रेट स्वॉर्ड लग रही है। जिस पर शैडो कोड कहता है कि मेरे शैडो एनर्जी के मुकाबले में ये डैगर कुछ भी नहीं है। जिसके बाद एमसी जो कि पोर्टल से बाहर निकलने लगता है। जिस पर शैडो कोड पूछता है क्या तुम इसे किसी और चीज में यूज करने वाले हो, जिस पर एमसी कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि डी लेवल एडवांस्ड ही इक्विपमेंट को बेच सकता
सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हॉल जाना है और अगला सीन हमें रजिस्ट्रेशन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो और आखिर मेरा लेवल ई कैसे हो सकता है। और वहाँ पर काफी सारे लोग जो कि एमसी पर हंस रहे होते हैं। इसी के साथ में एक लड़की जो कि एमसी से कहती है कि शायद तुम्हारे फिजिकल स्टेटस ठीक ठाक है, लेकिन कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम्हें ई लेवल रेट किया गया है। और रिकॉर्ड के मुताबिक तुमने माइनर के रूप में रजिस्ट्रेशन किया है और ई लेवल एडवांस को 15% सैलरी इंक्रीज मिलता है। और इसके बाद में एमसी जो कि जाते हुए कहता है कि अरे यार शैडो सिस्टम ही काफी अच्छा है, जिस पर शैडो गोड कहता है कि तुम्हारे पावर को उसने पता नहीं लगा पाया, ये तुम इंसानों की लिमिटेड प्रोजेक्शन है जो शैडो एनर्जी को डिटेक्ट भी नहीं कर पाती। जिस पर एमसी कहता है कि अनडिटेक्टेबल होना ये अच्छी बात है, बस गियर भेजना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगले सीन में हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने बड़े से डैगर को लेकर एक ब्लैक मार्केट में जाता है, जहाँ पर एमसी कुछ लोगों के सामने से गुजरता है। वो लोग जो कि एमसी को देखकर कहते हैं कि सच में यार, इस बंदे के अंदर से तो माइनिंग की बू आ रही है, सच में कितना घटिया आदमी है। जो सुनकर शैडो कोड एमसी से कहता है कि ह्यूमंस कितने फनी होते हैं, थोड़ा सा आयरन पे कुछ चमकते हुए पत्थर छोड़ दो और उसे डिवाइन गियर कहने लगते हैं। अचानक से मुझे तुम पर थोड़ा अफसोस होने लगा है। और तभी एक बंदा जो कि एमसी के पीछे आते हुए कहते कि अरे यहाँ से हट दो, आखिर यहाँ पर एक माइनर क्या कर रहा है, अगर तुम्हारी वजह से हमारा सामान गंदा हो गया तो तुम इसका भुगतान भी नहीं कर पाओगे। जिस पर एमसी कहते क्या तुम अपने कस्टमर से इस तरह से बात करते हो। जिस पर ये बंदा एमसी से कहता है कि क्या कस्टमर, तुम अपने शक्ल को देख लो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए होगा। जिस पर एमसी जो कि अपने कैशवर से पर्दा निकालते हुए कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारा सामान की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने प्राइसर को भेज दो, वो देखकर बता देगा कि आखिर इस ग्रेड स्वॉर्ड का कीमत क्या है। जी तभी वहाँ पर एक कपल आ जाते हैं। वो लड़की बोलती कि आई थिंक ये डी लेवल का एडवांसेस है। और तभी ये लड़की बोलती कि यहाँ के लोग इतने गंदे क्यों लग रहे हैं, बेबी आखिर तुम मुझे इस जगह पर क्यों लाए हो। और इस लड़के का नाम होता है जाओ टाइंग, जो कि डी लेवल का होता है, और इस लड़की का नाम सुई किंग होती है और ये एक नॉर्मल सिविलियंस होती है। और तभी वो ब्रोकर जो कि हमारे एमसी को छोड़कर जाओ टाइंग की तरफ बढ़ते हैं, उसे कहता है कि यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि आपके पास में कुछ बेचने के लिए अच्छा है। जिस पर जाओ टाइंग बोलता है कि आज गेट ऑफ द अदर वर्ल्ड से एक डिसेंट स्वॉर्ड मिला है, सोचा मैं इसे बेच दूं और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नई कार ले लूं। इस स्वॉर्ड को देखते हुए ब्रोकर कहता है कि ये तो विंड हाउल स्वॉर्ड है, इस वेपन के साथ में अटैक बूस्ट भी मिलता है, ये लेवल डी लोगों के बीच में काफी डिमांड में रहता है। और तभी एमसी उस लड़की को देखकर बोलते हैं कि स्वीकिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जिसके बाद में हम एमसी के फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पर कि स्वीकिंग जो कि हमारे एमसी से ब्रेकअप कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारे निकम्मे माँ बाप मर चुके हैं और उनकी मौत के बदले जो लाखों का कॉम्पनसेशन मिला था उससे भी कुछ भी नहीं कर पाए, सब उड़ा दिए और अब तो कर्ज में डूब चुका है, टूटा फूटा लूजर है तू, दोबारा मेरे पास से मत आना। अर्जेंट टाइम में जाओ ध्यान जो कि स्वीकिंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। इस पर स्वीकिंग बहाना बनाते हुए कहती है कि आखिर मैं इसे लो क्लास माइनर को कैसे जान सकती हूँ और शायद ये मेरा कोई फैन होगा। हाँ ये फैन ही हो सकता है क्योंकि मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, शायद इसीलिए इसने मुझे पहचान लिया है। और तभी हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने शॉट को स्विंग करते हुए हमारे एमसी से कहता है कि आखिर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को नाम से कैसे बुला लिया, लगता है कि तुम लोगों में अब बिल्कुल भी क्लास नहीं बची है, हर कचरे और नीचे दर्जे वाले लोगों के अंदर आखिर ये चुतिया पर क्यों घुसा रहता है। क्या तुम लोग को डर नहीं लगता कि हम लोग का स्टैंडर्ड गिर जाएगा और कचरे का कलेक्शन साइट स्ट्रीट के एंड में है, बेहतर होगा कि तुम अपने जंक कलेक्शन को वहीं पर ले जाओ बंद होने से पहले। और झाओतियान जो कि एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही झाओतियान का अटैक जो कि एमसी के उस बिगर स्वॉर्ड पर लगती है तो वहां पर झाओतियान का वो विंड स्वॉर्ड जो कि टूट जाता है और ये देखकर झाओतियान काफी शौक होता है। और जिस पर एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा स्वॉर्ड सबसे बेकार है। और तभी हम सू क्वीन को देखते हैं जो कि झाओतियान से कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा स्वॉर्ड कोई भी आयरन स्वॉर्ड को एक कीचड़ की तरह काट सकता है और ये काफी महंगा भी है, तो आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और इसी के साथ में हम झाओतियान को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है।